हाँ जी, हमने आज करना है ब्रांच अकाउंट का स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। अब पहले वाले सिस्टम में डेटर सिस्टम के अंदर हम एक ब्रांच अकाउंट बनाते थे और उसके अंदर हम अकाउंटिंग एंट्रीज करते थे। अब हम क्या, हमारी जो ब्रांच है वो बहुत बड़ी हो गई है, मतलब हमारा जो ऑफिस है, हमारा जो सर्कल है वो बहुत बड़ा हो गया है और ब्रांच की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। तो हम उन सारी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारे स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के अंदर। यहाँ पे हम उसके सारे अकाउंट का डिटेल्स बनाएंगे। तो हमारे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेन दो अकाउंट है। हम हेड ऑफिस हैं और हेड ऑफिस ने ब्रांच को स्टॉक सेंड किया है और ये स्टॉक बिकेगा। तो सबसे पहली जो दो चीज़ें जिसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेंगी वो क्या है, एक तो स्टॉक और दूसरा ब्रांच के डेटर्स। क्योंकि अगर कैश सेल्स हो जाए तो कैश सेल्स से तो जितना अमाउंट आएगा वो हमें रेमिटेंस कर ही देते थे पिछले सिस्टम में भी। अब हम इनके डेटर अकाउंट भी बना रहे हैं, प्लस एक कैश अकाउंट बनाएंगे, यानी कि एक स्टॉक अकाउंट, एक डेटर अकाउंट, एक कैश अकाउंट, एक एक्सपेंस अकाउंट भी बन सकता है। और इस तरीके से हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे। अब हम क्या करते थे पिछले सिस्टम के अंदर, जो प्रॉफिट मार्जिन्स होती थी उसको सेम अकाउंट के अंदर ही ट्रीट करते थे, यानी कि ब्रांच अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता था। ठीक है ना। इसके लिए अब हम बनाएंगे एक एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट होगा इसका नाम, और उसके अंदर सारी लोडिंग्स आएंगी और जो भी रिमेनिंग एक्सपेंसेस होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। हम बनाएंगे अपने पास में कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब जाकर के हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। ये सिस्टम बहुत ही इजी है। ठीक है। तो ये देखिएगा, पढ़िएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अपने पास में। हमारे को मेनली ये वाले अकाउंट्स बनाने। ठीक। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। हाँ जी, देखिएगा हेड ऑफिस बना रहा है। ठीक है। चिंता कर रहा है हेड ऑफिस अपने ब्रांच की। तो यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज लिखी हुई हैं। आओ देखते हैं क्या जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है। मैं चाहूँगा आप इसको साथ के साथ नोट भी करें। ऊपर लिख लीजिए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ऊपर लिख लीजिए स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और उसके बाद लिखिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। सबसे पहला है हमारे पास में फॉर गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब वहां पे हमारे पास में क्या एंट्री होती थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन ब्रांच अकाउंट, है ना। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ब्रांच अकाउंट नहीं, यहां पे ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया है। हमने गुड्स सेंड किए, हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए, तो स्टॉक इंक्रीज हो गया ब्रांच का। तो अब हम ब्रांच अकाउंट डेबिट नहीं कर रहे, अब हम डेबिट कर रहे हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन ब्रांच अकाउंट, यानी कि स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड पे एक एंट्री आ गई। ठीक है ना। हमने गुड्स सेंड किया हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ गया, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, यानी कि हम ना अलग अलग अकाउंट बनाएंगे उसके बजाय के कॉमन अकाउंट बनाने के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, फिर है फॉर कैश सेंड टू ब्रांच फ्रॉम बाय हेड ऑफिस।
अब ब्रांच का कैश बढ़ जाएगा तो एंट्री क्या बन जाएगी, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने अपने यहां से, हेड ऑफिस ने अपने यहां से बैंक अकाउंट को कम कर दिया और ब्रांच के कैश अकाउंट को या ब्रांच के बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया। पैसे जो भेजे, ना केवल सामान भेजा था बल्कि कुछ पैसे भी भेजे थे, क्यों, क्योंकि उन्होंने खर्चे करने थे आगे। ठीक है, फिर है कैश सेल्स एट ब्रांच। अब ये जो कैश सेल्स हुई है ये रेमिटेंस का पार्ट होता था, मानते हो, ठीक है, लेकिन सेल्स से स्टॉक कम हो जाता है, ये भी मानते हो, तो इफेक्ट कहां पड़ेगा, स्टॉक पे पड़ेगा, स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा और हमारा बैंक या फिर कैश जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहां पे एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर मनी डायरेक्टली रेमिट की गई है हेड ऑफिस को, ठीक है, या फिर ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यानी कि स्टॉक कन्वर्ट हो गया किसमें, कैश में, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ओके। और अगर डायरेक्टली रेमिट कर दिया है हेड ऑफिस को तो हम क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि बैंक, हेड ऑफिस क्या अपनी पास में एंट्री कर रहा है कि मेरा बैंक बढ़ गया, और किस वजह से, क्योंकि ब्रांच का स्टॉक बिक गया। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, आपने लिखा नहीं था, ओके ओके, लिख लिया, अभी तक नहीं लिखा, 3 एंट्रीज नहीं लिखी। हाँ जी, नॉर्मली क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है सर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, या फिर इसके अंदर हम क्या कहेंगे, हमारा स्टॉक कम हो गया क्रेडिट सेल्स से भी, तो हम क्या बोलेंगे जी, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, यानी कि स्टॉक कन्वर्ट हो गया किसमें, डेटर्स में। क्या सर, कैश सेल्स वाली एंट्री दोबारा बताऊं, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच का कैश बढ़ गया, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, स्टॉक किस में कन्वर्ट हो गया, कैश में, या फिर रेमिटेंस का पार्ट बन गया वो, तो बैंक अकाउंट बोल देंगे। अगर डायरेक्टली हमें पैसा मिल गया है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट बोल देंगे, और अगर सिर्फ सामान बिका है और कैश सेल से बिका है तो कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट बोल देंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्रेडिट सेल्स के लिए ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, स्टॉक कन्वर्ट हो गया किसमें, डेटर्स में। ठीक है, अच्छा, फिर व्हेन गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो जो गुड्स सेंड की एंट्री थी वही उसके अपोजिट रिटर्न की हो जाएगी, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, यानी कि स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया, और ये एचओ के पास में यानी कि हेड ऑफिस के पास में वापस आ गया। अच्छा, एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर टू ब्रांच, अब कस्टमर कौन थे, डेटर्स थे ना, हमने क्रेडिट सेल किया था, उनको सामान पसंद नहीं आया, हमारी ब्रांच ने क्रेडिट सेल किया था उनको सामान पसंद नहीं आया, तो अब क्या एंट्री बन जाएगी, रिवर्सल एंट्री बन जाएगी। जब हमने डेटर बढ़ा दिए थे, डेटर में कन्वर्ट हो गया था हमारा स्टॉक, अब क्या हो जाएगा जी, स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे वापस डेटर, तो एंट्री क्या बन जाएगी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है जी, अच्छा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, देखो नॉर्मली हमारे डेटर हमारे को पैसा देते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अगर हेड ऑफिस के पास में डायरेक्टली रेमिटेंस आ गई है तो बैंक टू ब्रांच डेटर अकाउंट बोल देंगे हम, और अगर ब्रांच के पास में कैश आया है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे सर ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, सिंपल। हाँ, अच्छा अच्छा, कोई भी अगर एक्सपेंसेस होते हैं, जो लोग मेरे साथ नहीं लिख पा रहे हैं, जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, केवल समझ लो, अभी थोड़ी देर टाइम दे दूंगा लिखने का, कोई बात नहीं, समझ लो। शायद मैंने ही गलती की ये कह करके, क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान तो लिखने पे केंद्रित है। ध्यान से सुनो, यहां तक की एंट्री में किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो, लो देख लो एक बारी, लो अच्छे से देख लो, वो एक बच्चा बेचारा पीछे से शक्ल बना रहा है,
यहां तक की एंट्रीज में कोई दिक्कत है क्या अभी? अच्छा, अगर कोई डिस्काउंट वगैरह होते हैं, डिस्काउंट अलाउड होते हैं, सारे एक्सपेंडिचर है कहां जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं। एंट्री क्या बन जाएगी जी? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि ये सारे के सारे किसके हैं? डेटर की वजह से ही तो हैं, है ना जी। तो यहां पे क्या हो जाएंगे? डेटर कम हो जाएंगे, ब्रांच के डेटर कम हो जाएंगे और पी एंड एल डेबिट हो जाएगा, चार्ज कर दिया ब्रांच के पी एंड एल अकाउंट में। ठीक। अच्छा, फिर ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। अब हो सकता है ना हेड ऑफिस उसके लिए खर्चा कर दे, अगर हेड ऑफिस ने खर्चा किया तो बैंक बोल देगा, और अगर ब्रांच ने ही खुद खर्चा किया है, मतलब क्वेश्चन में दो बारी दो चीजें दी हुई होती है ना, ऐसे लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर कि बच्चों ब्रांच ने अपने सेल्स किए और उसमें से अपने एक्सपेंसेस निकाल लिए। तो अगर ब्रांच ने कुछ सेल किए और उसमें से अपने एक्सपेंसेस निकाल लिए तो एंट्री क्या बन जाएगी जी? ब्रांच का कैश कम हो जाएगा ना, तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास? क्या नाम है? ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट। लेकिन अगर उसने रीएंबर्समेंट कराई है कहां से? हेड ऑफिस से, या फिर हेड ऑफिस ही ये सारे खर्चे उठा रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल सीधी एंट्री आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है कैश रेमिट करता है वो हेड ऑफिस को, तो उसका कैश कम हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश अकाउंट, यानी कि ब्रांच का कैश कम हो गया और हमारे पास बैंक में पैसा आ गया। ये कर कौन रहा है जी? हेड ऑफिस कर रहा है जर्नल एंट्री। अच्छा, परचेज ऑफ एसेट एट ब्रांच, एसेट ब्रांच ने परचेज किए हैं या हेड ऑफिस ने परचेज किए हैं? कोई भी केस हो, एसेट तो डेबिट होगा ही क्योंकि एसेट बड़ा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ब्रांच एसेट अकाउंट डेबिट, और इन केस हेड ऑफिस परचेज करके दे रहा है तो बैंक, और इन केस ब्रांच ने खुद परचेज किया है तो कैश कम हो जाएगा। सिंपल है। देखो कैश कम हो जाएगा तो अल्टीमेट इफेक्ट तो फिर रेमिटेंस पे ही पड़ेगा ना। तो चाहे बैंक चाहे ब्रांच भी एक मिनट के लिए अगर ब्रांच खुद भी परचेज कर रही है या कुछ एक्सपेंसेस भी कर रही है तो उसका कैश कम हो जाएगा, उतना खर्चा उसको कम मिलेगा हेड ऑफिस को। और अगर हेड ऑफिस कहता है नहीं नहीं, जो तुम्हारे कस्टमर से या कहीं से भी पैसा आया है वो मेरे को ही देना, बाकी सारे खर्चे मैं उठा लूंगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली इफेक्ट तो हेड ऑफिस के ऊपर ही आता है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच एसेट। तो ब्रांच का पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ब्रांच का एसेट कम हो जाएगा। सिंपल। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट अकाउंट। भाई इसका मतलब ये है कि ये वाला सिस्टम जो है पिछले वाले सिस्टम से अलग है। यहां पे हम हर एंट्री देख रहे हैं, हर एंट्री इंडिपेंडेंट तरीके से देख रहे हैं। देखो होता तो हमेशा यही है कि मैं हेड ऑफिस और मेरी ब्रांच दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, ये बात तो बिल्कुल जायज है, ठीक है ना। लेकिन अभी ये डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहे हैं हम, तो इसकी जर्नल एंट्री कौन कर रहा है जी? हेड ऑफिस कर रहा है। और हेड ऑफिस कर रहा है तो वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा है। अब हो क्या रहा है, यहाँ दो दो बातें हो रही हैं। यहाँ तो सर ब्रांच करेगी ये खर्चा, तब भी हेड ऑफिस के ऊपर ही आएगा क्योंकि उसका रेमिटेंस कम हो जाएगा। और अगर कोई खर्चा डायरेक्टली हेड ऑफिस करता है तो वो बैंक इफेक्ट हो जाएगा वहां पे। सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा जी, देखो बच्चों, अभी है ना केवल जर्नल एंट्री पे ध्यान दो, अकाउंटिंग अभी करेंगे इसकी, मतलब लेजर पोस्टिंग अभी सीखेंगे। देखो जी, अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अभी इस सिस्टम के बारे में नहीं है, पिछले सिस्टम के बारे में, डेटर सिस्टम के बारे में तुम्हारा मन क्या कहता है उस बात को मुझे बताना जरा। इंश्योरेंस क्लेम मिला किसी भी चीज से, मान लो हेड ऑफिस से सामान जा रहा था ब्रांच के पास में, बीच में गुड्स प्लिफर्ड हो गई, प्लिफरेज हो गई या एबनॉर्मल लॉस हो गई, इंश्योरेंस क्लेम किसको मिलेगा? ओनर को मिलता है। और ओनर कौन है जी? हेड ऑफिस है। अब हो सकता है कि इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड लिखा हो या फिर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड लिखा हो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होगा तो कैश बढ़ जाएगा, मानते हो?
और अगर इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड होगा तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगी या नहीं होगी, बात वो नहीं है। बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया तो कैश बढ़ जाएगा, और अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव नहीं हुआ, केवल एडमिटेड हुआ है, तो हमारे अकाउंट के अंदर कौन सा अकाउंट बढ़ेगा? बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। एक्रूड इनकम है, येट टू रिसीव है, तो कुछ नहीं, सिंपल है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। तो देखो ध्यान से सुनना, एसेट्स की वैल्यू चाहे तुम इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बोलो चाहे कैश बोलो, है तो दोनों ही एसेट ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो चाहे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तब भी एसेट बढ़ेगा, और अगर कैश में कन्वर्ट नहीं होगा तब भी एसेट बढ़ेगा रिसीवेबल के नाम से। तो हमारे ऐड तो होंगे, बढ़ेंगे तो एसेट ही। तो अगर मैं पिछले सिस्टम की बात कर रहा हूं, डेटर सिस्टम की, तो हमारे एसेट बढ़ते थे, यानी कि क्लोजिंग एसेट बढ़ जाएंगे, यानी कि या तो रेमिटेंस बढ़ जाएगा, नंबर वन। अगर कैश में रिसीव हुआ तो दो केस होंगे, या तो रेमिटेंस बढ़ जाएगा या फिर क्लोजिंग कैश बढ़ जाएगा। यानी कि अगर बैंक के, अगर ब्रांच के पास ही रहा होगा वो इंश्योरेंस क्लेम, तो उसका क्लोजिंग कैश बढ़ जाएगा, और अगर उसने रेमिट कर दिया होगा तो वो रेमिटेंस भी क्रेडिट साइड पे ही आती है, ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आती है रेमिटेंस भी, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी। तो दोनों इफेक्ट हमारे को करेंगे, मतलब कि हमारा आंसर सेम आएगा, चाहे एडमिटेड लिखा हो चाहे रिसीव लिखा हो। नंबर दो बात, सॉरी, अगर रिसीव लिखा हो, ये रिसीव किया गया हो, रिसीव करेंगे तो दो चीज होंगी ना, या तो रिसीव करेंगे दो चीज होंगी, या तो बैंक क्या नाम है ब्रांच के पास ही रखा रहेगा, या फिर वो कैश रेमिट कर देगी। तो रेमिटेंस हो चाहे कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो, ये रहेंगे तो क्रेडिट साइड पे ही। और अगर मान लो सिर्फ एडमिटेड लिखा है, पेड नहीं लिखा है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, तो भी हमारे रिसीवेबल आ जाएंगे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्या होते हैं? हमारे क्लोजिंग एसेट होते हैं, वो भी क्रेडिट साइड पे ही आते हैं ब्रांच अकाउंट में। तो कहने का मतलब ये है, दोनों केस में इफेक्ट क्रेडिट साइड पे ही आएगा पिछले सिस्टम के अंदर इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड, क्योंकि कुछ भी पैसा इकट्ठा होता था ना, वो ब्रांच अपने हेड ऑफिस को रेमिट करती थी, अपने पास रखती थी, या फिर क्लोजिंग एसेट मान लेती थी। ठीक है ना? अब इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, हमारे ना एबनॉर्मल लॉस हो गए। एक बात बताओ, अब ये एबनॉर्मल लॉस जो हुए हैं, इन्होंने हमारे स्टॉक को कम किया होगा या नहीं किया होगा? जाहिर सी बात है सर, किया होगा। और एबनॉर्मल लॉस अपने आप में एक तरीके का लॉस है या एक्सपेंडिचर है, कुछ भी कह लो। लॉसेस या एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, स्टॉक कम होता है तो क्रेडिट हो जाता है। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। सिंपल है ना? अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? व्हेन कैश रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस, तो हमारे पास में क्या एंट्री हो जाएगी? अब देखो, हमारा एक दुख था ना, ये हमारा दुख था, दुख बढ़ता है तो डेबिट होता है, कम होता है तो क्रेडिट होता है ना? लॉसेस और एक्सपेंसेस दुख है हमारे, बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा दुख कम कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया सर। इंश्योरेंस क्लेम दे करके उसने हमारे लॉस को कम कर दिया। लॉसेस कम होंगे तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। देखो, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट हो गया। और दुख कम करेगी वो दो तरीके से, या तो रेमिटेंस दे करके हेड ऑफिस को डायरेक्टली, या फिर ब्रांच को कैश दे करके। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ, ठीक है ना? यानी कि इसने पे कर दिया, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी भाई? किसके पास आएगा इंश्योरेंस क्लेम? या तो ब्रांच के पास, और या तो हेड ऑफिस के पास। अल्टीमेटली तो हेड ऑफिस के पास ही जाना है। तो हमारा अगर हेड ऑफिस के पास चला गया तो क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। और अगर ब्रांच के पास आया तो ब्रांच का कैश बढ़ जाएगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, है ना? अच्छा, अब ये तो पेमेंट की बात आई, लेकिन अगर उन्होंने एक्चुअल लॉस ड्यू नहीं, यहां पे तो कैश की बात हो रही है। अब इस लॉस को हो सकता है पूरा का पूरा लॉस ना ट्रांसफर हुआ हो। मतलब ये हो सकता है ना कि हम कह रहे थे हमारा लॉस 20,000 का हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम आया हो
18,000 रुपए का, मैं तो तुम्हारा दुख सिर्फ 18,000 से ही कम करूंगी। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मैं तुम्हारा दुख सिर्फ 18,000 से कम कर सकती हूँ, 2,000 के लिए किसी और को ढूंढ लो। तो जिसका कोई नहीं होता जैसे उसका भगवान होता है, तो सबका भगवान कौन है? कहाँ चार्ज कर देंगे? P&L में। और अगर ये एक भी रुपए का दुख हमारा कम ना करती तो पूरा का पूरा 20,000 कहाँ चला जाता? सिंपल है सर, ये तो हमने फाइनल अकाउंट में भी सीखा था। तो यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी? P&L, ब्रांच P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अप टू द अमाउंट नॉट सेटल्ड, ऐसे लिख सकते हैं ना, अप टू द अमाउंट नॉट सेटल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी जिस अमाउंट का धोखा देगी वो हम कहां से ले लेंगे? अपने P&L अकाउंट से। हाँ, फुल्ली कभी नहीं मिलता ना। ज्यादा में तो कैपिटल गेन आ जाए, वो हमने टैक्स में पढ़ा हुआ। इंश्योरेंस कंपनी अगर ज्यादा दे दे तो उसके प्रोविजंस पढ़े हैं हम। अच्छा जी, नहीं पढ़े? पढ़े कि नहीं पढ़े? याद नहीं है? डिस्ट्रॉय हो जाता था, रॉइड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता था एसेट, निगम में। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अरे लिख लेंगे, टाइम दूंगा, अभी केवल समझा रहा हूं, अभी केवल समझो, साथ के साथ लिखोगे ना फिर पॉलिसी खराब हो जाएगी, है ना? मेरा सोचना सही है। अच्छा, ध्यान से सुनो। अब कभी कभी है ना इनवॉइस प्राइस पे होता है। हाँ जी, हमारा जो स्टॉक होता है ना, एक ब्रांच जब ट्रांसफर करती है तो वो इनवॉइस प्राइस पे करती है। अभी तक हमने ना सारी कॉस्ट की बातें देखी। अगर एंट्री ट्रांसफर की जाए, अगर एंट्री की जाए, स्टॉक ट्रांसफर किया जाए एट इनवॉइस प्राइस, तो हमारी कुछ लोडिंग्स भी होती हैं। तो ऐसे में हमारे सामान की जो लोडिंग की एंट्री होगी वो कहां आएगी? अभी मैंने बताया था स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगी। अच्छा, कुछ हमारे एबनॉर्मल लॉस भी हुए होंगे, कुछ हमारे नॉर्मल लॉस भी हुए होंगे। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है ये पता है किसी को? एबनॉर्मल जो कभी कभार होता है और नॉर्मल जो हमेशा होता है। ये कैसी बातें कर रहे हो? नेचर में ही है, सीधी सी बात है, जिसके हमने प्रोविजन बना रखे होते हैं। एबनॉर्मल एकदम से हो जाता है। जैसे हम कहते हैं जी कि मान लो हमने 500 लीटर तेल भिजवाया अपनी ब्रांच को, तो 10 लीटर, क्योंकि उसका नेचर ही है, वो बह गया, रास्ते में खराब हो गया। ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या है जी? नॉर्मल लॉसेज है। एबनॉर्मली भी हो सकते हैं। अब एबनॉर्मल को नॉर्मल मत बना देना। चोरी, हाँ ये तो आराम से होती ही रहती है, आए दिन हो जाती है भाई साहब, ऐसे थोड़ी कहेंगे। बाढ़ तो आती ही रहती, कल भी आई थी, आज भी आ गई। तो ऐसे नहीं होता ना। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है जी, वैसे तो क्वेश्चन में कई बार दिया हुआ होता। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं कि ना हमारे पास में सबसे पहले तो है लोडिंग की एंट्री। अब लोडिंग की एंट्री हम क्या कर रहे हैं? देखो, स्टॉक का था, जब हमने अपना स्टॉक अकाउंट बनाया, ठीक है जी, तो हमने क्या एंट्री बनाई वहां पे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन ब्रांच अकाउंट, है ना? ये एंट्री बनाई थी ना। अब ना हम ना लोडिंग लगाएंगे, और लोडिंग लगाएंगे यानी कि स्टॉक रिजर्व बनाएंगे। किसके ऊपर स्टॉक रिजर्व बना रहे हैं हम? ओपनिंग पे। ओपनिंग स्टॉक स्टॉक अकाउंट की कहां पे आता है सर? डेबिट साइड पे। तो उसकी लोडिंग कहां आएगी जी? क्रेडिट साइड पे। ठीक है जी, ओके। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना? देखो मैं समझाता हूं, देखो ऐसे नहीं देखो मेरी तरफ, मैं समझाता हूं, ये देखो।
ये मानो हमने अकाउंट बनाया, ये मेरा स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैंने यहां पे लिख दिया टू गुड्स एंड, अच्छा गुड्स एंड की वजह से शायद तुम मुझे ऐसा देख रहे थे, मैं इसको यहां पे गुड्स एंड नहीं लिखता, मैं ये ओपनिंग लिखता हूं। स्टॉक तो ओपनिंग में भी दिखता है ना, तो मैं यहां लिख सकता हूं ना टू बैलेंस बीडी। अब ब्रांच अकाउंट के अंदर इसकी लोडिंग कहां लिखता था, क्रेडिट साइड पे लिखता था। हमने कहा ब्रांच अकाउंट का सिस्टम ही खत्म कर दिया हमने, फिर भी इसकी लोडिंग तो अपोजिट साइड ही आनी चाहिए ना, प्रॉफिट मार्जिन कैंसिल होनी है। तो हमने यहां पे एंट्री करनी है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम स्टॉक रिजर्व वर्ड यूज करते हैं, और फिर हम जब गुड्स सेंड टू ब्रांच करेंगे एंट्री क्या बनेगी जी, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, है ना, मानते हो कि नहीं। तो इसकी लोडिंग भी इधर ही आएगी बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई हमारे पास में, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक कह रहा हूं ना, बात समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई सौरभ। स्टॉक रिजर्व वाला देख, जब तू ब्रांच अकाउंट बनाता था तो तू यहां क्या लिखता था, टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी में तू ना कैश स्टॉक सब कुछ लिखता था, फर्नीचर वगैरह, तो तू यहां पे एक स्टॉक लिखता था और उस स्टॉक के ऊपर यहां पे स्टॉक रिजर्व बनाता था। अब हमने क्या कह दिया, तो स्टॉक तो यहां पे इनवॉइस प्राइस पे लिख, लेकिन ये रिजर्व बनाने के लिए एक अलग अकाउंट ओपन कर ले जिसका नाम है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंपल। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के देखो, इसका नेचर तो कैंसिलेशन करनी है ना हमने, तो कैंसिलेशन तो क्रेडिट साइड पे होगी ना बंधु, बात समझ में आई। और ये भी अगर डेबिट साइड पे है तो इसकी कैंसिलेशन प्रॉफिट मार्जिन की क्रेडिट साइड पे होगी, क्योंकि अब हम ब्रांच अकाउंट नहीं बना रहे, अब हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। यानी कि हमने स्टॉक के लिए तोड़ दिया उसको, इनवॉइस प्राइस तो लिख दिया स्टॉक अकाउंट में और उसकी प्रॉफिट मार्जिन कहां लिख दी, एडजस्टमेंट अकाउंट में। सिंपल, अलग अकाउंट के अंदर। ओके सर, अभी चलते हैं ऊपर। तो हमारे पास में क्या गया, हमने ना रिड्यूस कर दिया, तो हमारी एंट्री क्या बन गई, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। आगे देखो, टू रिड्यूस द लोड ऑन द गुड्स सेंड, ये अभी बताया मैंने, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, वही है, क्रेडिट ही हो रहा है। अच्छा, टू रिड्यूस लोड ऑन रिटर्न, गुड्स रिटर्न कहां आती है, क्रेडिट साइड पे आती है ना, ब्रांच अकाउंट की भी क्रेडिट साइड पे आती है और स्टॉक की भी क्रेडिट पे ही आएगी। क्यों क्रेडिट पे आएगी, क्योंकि अगर ब्रांच अपने स्टॉक को रिटर्न कर देगा या ट्रांसफर कर देगा दूसरी ब्रांच को, तो ब्रांच का स्टॉक कम नहीं हो जाएगा क्या, और स्टॉक क्या है हमारा, एसेट है, एसेट कम होता है तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री हुई है ना गुड्स रिटर्न की, तो उसकी लोडिंग कहां पे आएगी, डेबिट साइड पे। और डेबिट साइड पे क्या, कौन से अकाउंट के अंदर, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। तो देखो हमारी एंट्री क्या बन गई, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। सिंपल। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस के अंदर भी लोडिंग होती है। एबनॉर्मल लॉस जब हमारा हुआ, ध्यान से सुनना, हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा 500 रुपए का, बोला 550 में बेच देना, प्रॉफिट मार्जिन कितनी थी इसके अंदर, 50 रुपए। ये वाला सामान एबनॉर्मली लॉस हो गया। जब एबनॉर्मली लॉस्ट हो गया तो सोचो, कॉस्ट भी मर गई और प्रॉफिट मार्जिन भी मर गया। प्रॉफिट मार्जिन के लिए हमने प्रॉफिट मार्जिन अकाउंट यानी कि स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट खोल रखा है कि नहीं खोल रखा, और क्या आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि ये एबनॉर्मल लॉस हमारे स्टॉक का पार्ट था, बिल्कुल था, बड़े प्रेम से भेजा गया था, ये तो बीच में दरिया में डूब गया और आम बात नहीं थी। ठीक है जी, लॉस्ट होना। तो हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कौन सा हो जाएगा जी हमारे पास में, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट।
उसकी लोडिंग कहाँ लिखी जाएगी, उसका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ कैंसिल किया जाएगा, डेबिट साइड पे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इसको लेजर पोस्टिंग में भी दिखाऊंगा अभी। अच्छा जी, अब क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आता है, स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, तो उसकी लोडिंग कहां आएगी, डेबिट साइड पे। और कौन से अकाउंट में, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। एंट्री क्या बन जाएगी, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल ओपनिंग वाले का अपोजिट है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो नॉर्मल लॉस भी हुए होते हैं हमारे कोई। ये नॉर्मल लॉस पूरे के पूरे विद कॉस्ट विद प्रॉफिट मार्जिन जो भी है, पूरे के पूरे कहां ट्रांसफर हो जाते हैं जी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। देखो नॉर्मल लॉस कहां लिखा जाएगा, नॉर्मल लॉस से स्टॉक कम हो जाएगा, हाँ सर। तो स्टॉक कम होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, हाँ सर। तो इसकी प्रॉफिट मार्जिन, इसका क्या नाम है, इस अमाउंट को अब हम रिवर्स करेंगे, यानी कि ट्रांसफर करेंगे कहां पे, नॉर्मल लॉस जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात, नॉर्मल लॉस जो है वो पूरा का पूरा स्टॉक रिजर्व अकाउंट के अंदर क्यों ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान से सुनो। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरी केले की रेडी है, मेरे को केलों से बड़ा प्यार है, तो मैं केले की रेडी ही लगाता हूं। और केला एक ऐसा हमारे पास में फल है जो जल्दी खराब हो जाता है, पेरिशेबल नेचर का। तो भाई साहब मैं ना करीब 20 दर्जन केले लेकर के अपनी रेडी पे खड़ा हुआ था। अब उसमें से 1 दर्जन केले सड़े हुए निकले पेटी के अंदर से। रिमेनिंग जो सेलेबल क्वालिटी है वो क्या है, 19 दर्जन केले, 19 डजन। अब क्या सोचते हो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट है, मैं 2 स्टेटमेंट दूंगा, तुम जो कहोगे वही काम कर लेंगे और वही रूल बनवा देंगे, क्योंकि तुम सही जवाब देने वाले हो। मैं बताता हूं तुम्हारे, मैंने सोचा कि मैं इन 19 दर्जन केलों को उस दाम पे बेच दूं कि 1 दर्जन की कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन भी बीच से निकल आए। एक स्टेटमेंट। या स्टेटमेंट नंबर 2, कोई बात नहीं, ये जो 1 दर्जन खराब निकल आए हैं छोड़ देता हूं इसको, रिमेनिंग 19 तो सही है ना, इसी को बेच के कमा लेता हूं। बोलो स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2? बढ़िया बिजनेसमैन कौन है, 1 वाला है। और हर बंदा ऐसे ही करता है, तुमने भी देखा कि सर अब जो रिमेनिंग मेरा स्टॉक है उसको ऐसे अमाउंट पे कस्टमर को चिपकाऊंगा कि वो 1 दर्जन का भी लॉस रिकवर हो जाए। यही स्टेटमेंट है ना। तो मैं अब पता है क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं कि जितना भी मेरा देखो स्टॉक रिजर्व, ये सॉरी स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें हर जगह, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, चाहे वो क्लोजिंग का कैंसिलेशन है ना, प्रॉफिट मार्जिन से दिखाई दे रही है। अगर मैं उन प्रॉफिट मार्जिन के अगेंस्ट पूरे के पूरे नॉर्मल लॉस को, नॉट एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के पूरे अमाउंट को एडजस्ट कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपने प्रॉफिट मार्जिन के अगेंस्ट पूरी की पूरी उसकी कॉस्ट निकाल ली है। और अगर स्टिल यहां पे प्रिवेल कर रहे हैं मेरे प्रॉफिट, तो मैं एक फायदेमंद बिजनेसमैन हूं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो इसलिए मैं पूरे के पूरे अमाउंट को कहां चार्ज कर देता हूं, केवल नॉर्मल वाले को, एबनॉर्मल को मत करने लग जाना। एबनॉर्मल किसके ऊपर डालते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पे। नॉर्मल अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इसके प्रोविजन बनाए होते हैं। तो दोनों ही तरफ से रिकवरी हो रही है ना, जो एबनॉर्मल है उसके लिए इंश्योरेंस करा रखा है, जो नॉर्मल है उसके लिए खुद प्रोविजन क्रिएट कर रखे है, यानी कि बिजनेसमैन कभी भी नुकसान में नहीं रहता। समझ में आई बात? ओके, हेड ऑफिस तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हेड ऑफिस ने जब एक बिजनेस ने ब्रांचेस खोल ली तो काफी बिजनेस एक्सपेंड किया होगा, और बिजनेस एक्सपेंड लॉसेस पे नहीं होते या फिर धर्म कार्यों पे नहीं होते, उसके लिए एनपीओ है ना। उस काम के लिए मैं शिव मंदिर में रोज जाकर के 2 केले चढ़ा आता हूं, और उसको अपनी कॉस्ट से एडजस्ट भी नहीं करता, भगवान ये तेरे ही हैं, है ना। तो वो तो बात खत्म ही हो जाती। अच्छा जी, उस 2 केलों की कॉस्ट को मैं अपने
कस्टमर से नहीं निकलवाता, क्योंकि वो दान मेरी तरफ से होना चाहिए ना, वरना तो फल किसको मिल जाएगा? कस्टमर को मिल जाएगा। अच्छा जी, करिए, ऐसा भी होता है, जैसे मैं स्कीम बता रहा हूं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल जाएगा। अर्निंग किसने की है? मम्मी पापा ने की है। आप अपनी अर्निंग करो, कमाओ और फिर दान दो, वो दान आपको लगेगा। सोच, तेरे मम्मी पापा तेरे हाथ से दान भी करवा रहे हैं, एक कर्जा और पता लग गया आज उनका तुझे। और एक बात सुन लो, चोरी के पैसे से दिया हुआ दान, जो लेता भी है ना उसको भी उठाना पड़ता है। मैंने किसी के पैसे चोरी किए, तुम्हारे साथ में शेयर करके पार्टी खा रहा हूं, पेट में तुम्हारे भी दर्द होगा। भाई ये क्या प्रवचन शुरू कर दिए मैंने। चलो जी, सुनो जी, मेरी बात सुनो। हाँ, आगे चले। तो ये हमने क्या कहा था? क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग। नॉर्मल का हमने बता दिया आपको। अच्छा, लास्ट में हमारे पास में प्रॉफिट। ये प्रॉफिट यानी कि सरप्लस है। देखो मैं समझाता हूं क्या हुआ। डेबिट या क्रेडिट साइड पे स्टॉक के अंदर बैलेंस बचेगा। अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और डेबिट साइड पे प्रॉफिट, डेबिट साइड पे बच गया, तो ये क्या है? सरप्लस ऑफ स्टॉक है। ये क्या है? सरप्लस ऑफ स्टॉक है हमारे पास में। समझ में आई? नहीं आई? ये जब लेजर बनेगा ना, इसको होल्ड पे डाल दो। ये जब लेजर बनेगा ना तभी मैं बताऊंगा। सर हाउ इज इट पॉसिबल कि क्लोजिंग स्टॉक भी हमने कैलकुलेट कर लिया और स्टॉक अपने आप बढ़ गया? इसका लाइव एग्जांपल दूं। साउथ इंडियन डिश खाई है, सांबर डोसा। उसका जो सांबर होता है ना, वो बनाया जाता है 200 लोगों के लिए, बांट दिया जाता है 300 लोगों में, पानी मिला मिला के, यानी कि सरप्लस हो जाता है उसके अंदर। सरप्लस ही है ना, 100 लोगों को एक्स्ट्रा खिला दिया। बनाया तो था 200 लोगों के लिए, खिला दिया 300 लोगों को, पानी मिला मिला के। किसके साथ? पनीर के साथ। ऐसे कहाँ होता है? वो तो ग्रेवी में कैसे? अरे छोड़ो यार, यहाँ तो कुकरी क्लासेस चलने लगी। करिए, एक मैं भी देगी, एक एग्जांपल मैं भी देगी। अच्छा है, हाँ, नहीं उसका टेस्ट खराब नहीं होता, वो मसाला वसाला बीच में डालते रहते हैं, वो कच्चा मसाला बीच में डालते रहते हैं, उससे हमारा फिर पेट खराब हो जाता। हाँ, अरे सुनो यार, तुम तो भावुक हो गए यार, भूख सी वैसे ही लग रही थी। अच्छा सुनो, तो ये हमारी कुछ जर्नल एंट्री थी। आओ इसको मैं तुम्हें नोट करवा देता हूँ।